देखिए, आदिवासी की बात सब करता है, लेकिन आदिवासियों को उजाड़ के संसाधन सब कॉर्पोरेट को सौंपना चाहते हैं, जो सच्चाई है। निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि इस देश में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए कांग्रेस ने जनपक्षीय कानून बनाए हैं, चाहे वो पैसा कानून हो, वन अधिकार मान्यता कानून हो, 2013 का किसानों के लिए कानून हो। भाजपा ने आते ही साथ ही मोदी सरकार ने सारे कानूनों को खत्म करने की कोशिश की है और कॉर्पोरेट को ये सारे संसाधनों को सौंपने की कोशिश है। और सवाल ये है कि कानून सिर्फ बनाने से नहीं होता, कानून को पालन करना भी होता है। और आज जो राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की, यदि हम छत्तीसगढ़ में बात करें, तो उनको इन कानूनों को पालन करके ये बताना होगा कि हाँ, हमारी प्रतिबद्धताएं आदिवासियों के अधिकारों के प्रति हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार इन कानूनों को बुलडोज करके संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके अडानी को रिसोर्सेज सौंपने की कोशिश करेगी, उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार यदि सहयोगी बन जाएगी तो अंततः आप भी उसी जगह खड़े रहेंगे, फिर उन कानूनों को बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक भयानक कॉर्पोरेट लूट थी, जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा था, उनको संरक्षण का वादा करके कांग्रेस आई थी। लेकिन पिछले 2.5 सालों में हम ये कह सकते हैं कि वो संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करने की जब बात, जहाँ पे कॉर्पोरेट की बात आती है, तो सरकार पीछे हटने की कोशिश करती है। देखिए, जब ये कहा जाता है, ये विकास अपने आप में एक बड़ा बहस का मुद्दा है कि विकास कैसे होगा। हमने वही कि विकास कैसे होगा, दरअसल हम विकास को थोपने का काम करते हैं, है ना। कि ये कहा जाता है कि आदिवासी का विकास तो जंगल से बाहर निकाल के ही होगा। क्यों भाई, जंगल में उसका विकास क्यों नहीं हो सकता? माइनिंग होगा तो ही आदिवासी का विकास है। क्या दिल्ली शहर के नीचे यदि कल कोयला निकलेगा तो क्या दिल्ली को उजाड़ा जाएगा? नहीं उजाड़ा जाएगा। सवाल ये है, यदि औद्योगिकरण से आदिवासी का विकास हुआ है तो दंतेवाड़ा, जहां 50 साल से माइनिंग हो रहा है और सबसे पुराना औद्योगिकरण है, आज दंतेवाड़ा को मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज दंतेवाड़ा में कुपोषण की क्या स्थिति है, आदिवासियों की क्या स्थिति है, क्या उस विकास में वो सहभागी हो पाए? ये अपने आप में सवाल है। इसीलिए इस पूरे विकास के अवधारणा पे सवाल बनता है। सवाल यह है कि लोगों को उनके जंगल जमीन के साथ विकास की कल्पना कैसे की जाती है। लेकिन आज कॉर्पोरेट परस्त नीतियों में हम उनके जंगल जमीन से उनको हटा के विकास की कल्पना करते हैं। और कोविड ने हमें सिखाया है कि शहरों के अंदर लोगों के रोजगार चले गए, लोगों के भूखे मरने की स्थिति थी, लेकिन गांव फिर भी जीवित रहा है। गांव के अंदर लोगों के भूखे मरने की स्थिति नहीं थी। आदिवासी इलाकों में लोग बोलते हैं, ये सरकारी दावे के साथ कहती है कि अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक संकट है वो आदिवासी इलाकों में नहीं था, क्योंकि जंगल से लोगों को 2 पैसे मिल रहे थे, लोगों को खेती से खाने के लिए उपलब्धता थी। आप लोगों की उस आत्मनिर्भरता को खत्म करके एक अंधकार के जीवन में आप ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा विकास? आप मुझे एक गांव का उदाहरण बता दीजिए जिसको लेकर सरकार छत्तीसगढ़ में ये कह दे कि ये इसका आइडियल रिहेबिलिटेशन हुआ है, ये आदर्श पुनर्वास है। आपके पास एक उदाहरण? सवाल ये है कि जमीन खोने वालों की क्या स्थिति है, दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं। और जो मुनाफे की बात है, यदि लोगों का विकास होता ना तो लोग 300 किलोमीटर अपना खेती घर छोड़ के गर्मी इस धूप में पानी में पैदल नहीं चल रहे होते। लोगों ने देखा है, खदानों से लोगों के उजड़ते और उनकी स्थितियों को लोगों ने महसूस किया। परसा ईस्ट केतेवासन जो बड़े दावे के साथ शुरू हुई थी, वहां से विस्थापित हुए लोगों के आज क्या हासिल लोग देख रहे हैं। और इसीलिए लोग अब कह रहे हैं कि भैया मुझे ऐसा विकास नहीं चाहिए। और सवाल जो आपने कहा कॉर्पोरेट का एक बड़ा जो लूट चल रही है और कॉर्पोरेट का जो एक मुनाफा है कोयले के अंदर, वो बहुत स्पष्ट रूप से है। और इसीलिए लोगों के संवैधानिक अधिकारों नियमों को दरकिनार करके बुलडोज करके आप लोगों के संसाधनों को लेना चाहेंगे। देखिए, पर्यावरणीय स्वीकृति की जो प्रक्रिया होती है वो इसीलिए होती है, पूरा असेसमेंट होता है। लेकिन दुखद रूप से इस देश के अंदर पर्यावरणीय की स्वीकृति मजाक बन चुकी है। जो पूरा EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो फर्जी तथ्यों के आधार पे होता है।
जो EIA रिपोर्ट हाथी, आप देखेंगे कि जब पलसा कोल ब्लॉक की जनसुनवाई हुई तो उसकी EIA रिपोर्ट बनी, उस EIA रिपोर्ट में आपने कह दिया हाथी मौजूद नहीं है, जबकि वहां पे कितने लोग हाथी से वहां पे मारे गए हैं। तो ये जो असेसमेंट है, ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए हसदेव का, कि इतनी माइनिंग आने से क्या इम्पैक्ट होगा, ये आज तक नहीं हुआ। और जो एक एक खदान परियोजना की जो EIA रिपोर्ट बनती वो फर्जी और भ्रामक जानकारियों के आधार पर बनती है। कोई भी कॉर्पोरेट या सरकार ये दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहती कि ये आने से क्या नुकसान होगा। उस पर्यावरणीय विनाश को दिखाने की कोशिश कभी नहीं होती है, उसको छुपाने की कोशिश है। देखिए, हम राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, दोनों ने ये कहा कि हम जांच करेंगे फर्जी ग्राम सभा की। हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन दुखद रूप से 7 दिन के अंदर MOF के द्वारा बंद स्वीकृति दे दी गई। इससे लोगों के अंदर एक निराशा है कि हम 300 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और ये स्वीकृति दे दी गई। और निश्चित तौर पे ये सहमति राज्य सरकार के बिना संभव नहीं, और यदि राज्य सरकार शामिल थी इस स्वीकृति में तो फिर राज्य सरकार को ये कहना चाहिए कि हमारी सहमति के बिना MOF ने जारी किया है, हम इसको निरस्त करते हैं और सेक्शन 2 का जो फाइनल ऑर्डर हम जारी नहीं करेंगे। हम ये अपेक्षा करते हैं। मौखिक तौर पे कहा था, गवर्नर ने कहा था कि मैं संविधान की 5वीं अनुसूचित इलाकों की प्रशासक हूं और मैं जो है वो आपके अधिकारों की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मैं जांच करूंगी। और राज्यपाल ने लेटर इशू किए हैं, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि इन फर्जी ग्राम सभाओं की जांच हो और जांच होने तक सारी प्रक्रियाओं को होल्ड किया। मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया अभी। हमें मुख्यमंत्री कार्यालय से क्या कार्रवाई हुई हमें कोई जानकारी। आपको मैं वही कहता हूँ कि गांव को जड़ के गांव नहीं बनते हैं, ठीक है। आप पेड़ लगा दीजिए, लेकिन आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में यदि आप प्लांटेशन का आंकड़ा निकालेंगे तो छत्तीसगढ़ के भूभाग के बराबर होगा। जंगल कितना परसेंटेज है आप देख लीजिए। और दुखद रूप से कि आप इसी पलसा के मामले में देखेंगे कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए जो जमीन दी गई है वो जमीन भी फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन करके दी गई है। लोगों के राइट्स को उल्लंघन करके कोरिया में जमीन दी गई है, जिसको लेके भी वहां पे लोगों का विरोध है। देखिए, मैं उसको इस तरीके से कहता हूं कि आदिवासी इलाकों में सुबह उठने से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी पूरी जिंदगी जंगल के साथ जुड़ी है। उनकी आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व, सारा परंपरा, रीति रिवाज जंगल के साथ है। और उस जंगल के साथ विकास की अवधारणा है ना, जो पूरे लघु वनोपज के आधार पे है, जो खेती के आधार पे है, उसके आधार पे डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसको उजाड़ के। और यही आज के डेट में आप देखेंगे कि आदिवासी इलाकों से सबसे बड़ी डिमांड भी है। वन अधिकार मान्यता कानून उसी दिशा में आया था कि जो पूरा फॉरेस्ट का गवर्नेंस है डेमोक्रेटाइज करके और जो संसाधन है वो लोगों के हाथ में सौंप दिए जाए। तो यही एक मूल अवधारणा। निश्चित तौर पे देखिए, लोग पिछले 1 दशक से लड़ रहे हैं, आगे भी आंदोलन यथावत जारी रहेगा। और इस पदयात्रा के बाद से आगे पदयात्रा क्या दिल्ली तक आने वाली है? नहीं, देखिए हम देखिए पिछले 10 सालों में अलग अलग चरणों में आंदोलन हुए हैं। लोगों ने धरना भी किया है, पदयात्रा भी किया है। अभी हम दिल्ली आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आंदोलन का ही एक हिस्सा है। और आने वाले दिनों में हम जो है जमीन पे भी संघर्ष जारी रहेगा, कानूनी प्रक्रियाओं को भी देखेंगे। जो भी होगा आंदोलन जारी होगा, हसदेव को बचाने। पदयात्रा दिल्ली तक आ सकती है? अब ये तो हम ऐसा अभी नहीं कह सकते, ये तो अंततः गांव और लोग तय करेंगे, लेकिन आगे जो भी निर्णय होगा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार, राज्य सरकार वहाँ पे इस आंदोलन को दबाने के लिए कोशिश कर रही है, तो किस तरीके से करेगा? नहीं, दबाने की कोशिश तो नहीं। हम ये तो कह सकते हैं कि जो आंदोलनों को एक समय लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने की कोशिश जो बीजेपी सरकार में होती थी, आज कम से कम हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तो कर पा रहे हैं, अपनी आवाज को तो बुलंद कर पा रहे हैं।